तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के पहले चैप्टर बिहार का सामान्य परिचय। अगर हम बिहार के सामान्य परिचय की बात करें तो यह वो चैप्टर है जो इस बिहार के बारे में आपको जानकारी देगा, यानी कि इस स्टेट से जुड़ी जितनी भी जानकारी होंगी वो सारे आपको इस पहले चैप्टर में जानने को मिलेगा। जैसे बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार का क्षेत्रफल क्या है, बिहार का नाम बिहार कब पड़ा, कैसे पड़ा, बिहार में जनसंख्या क्या है, बिहार जनसंख्या के मामले में भारत में कौन से स्थान पे है, बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, उत्तर वाला जिला कौन सा है, पश्चिम वाला जिला कौन सा है, पूरब वाला जिला कौन सा है, सारी बातों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आपको बता दूं, मैं इस बिहार के सामान्य परिचय में हम पहले जानेंगे कि आखिर इस बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, नामकरण कैसे हुआ इस बिहार का। तो देखिए आपको एक बात बता दूं, मैं बिहार वह राज्य है जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जन्म दिया है। बिहार में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत हुई थी। तो बिहार वाले क्षेत्र में जब बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित था, शुरुआत टाइम में जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, उस टाइम बिहार में दो प्रकार के स्थल हुआ करते थे जो बौद्ध धर्म से जुड़े थे। एक होता था आपका चैत्य और एक होता था आपका विहर। अब ये चैत्य और विहर क्या है, तो देखिए ये चैत्य और विहर दो कमरे होते थे जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। चैत्य वह कमरा होता था जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, मतलब भगवान की उपासना करते थे, ठीक है। और विहर वह कमरा होता था जहाँ ये लोग रहते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कुटी के समान था। कुटी होता है ना कि कोई बौद्ध भिक्षुक यानी कि मॉन्क किसी भी धर्म का है, पंडित जी जहाँ रहते हैं उस कुटी को कहते हैं विहर। ये बौद्ध धर्म में हुआ करता था। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत बिहार में हुई है और बिहार से ही पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला है। तो बिहार में इस विहरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, मतलब इस बिहार में पूरे बिहार में विहरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। गुफाओं में, तो मंदिरों के रूप में, तो और भी बहुत प्रकार से विहर बहुत ज़्यादा मात्रा में बिहार में थे। तो जब भारत में पश्चिम से यानी कि उत्तर पश्चिम वाले भाग से अरब का आक्रमण हुआ, तुर्कियों का आक्रमण हुआ, यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत में आए, तो उस समय जब वो बिहार वाले क्षेत्र में प्रवेश किए तो 12वीं शताब्दी के आसपास में, तो उन्होंने क्या देखा, बिहार में इस बिहर की बहुत ज़्यादा बहुलता थी, यानी कि बिहार में बिहर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसी के कारण इसी समय में बिहार का नाम बिहार नाम कहा जाने लगा, यानी कि बिहार का नाम बिहार पड़ गया। बिहर की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार हो गया। तो ये तो इसके नाम से जुड़ी जानकारी हो गई। क्या समझे आप, बौद्ध धर्म से जुड़े विहर स्थल के नाम से बिहार का नाम बिहार पड़ा है, क्योंकि बिहरों की संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा थी। अब हम बात करते हैं बिहार के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, कि आखिर बिहार जो है इस पूरे भारत में, अगर ये भारत की बात करें हम, तो भारत में कौन से स्थान पे है बिहार। जैसे मान लीजिए छोटा सा मैप मैंने बनाया है भारत का, इस भारत में बिहार कहाँ पे है। तो ये जो बिहार है ये भारत के उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में स्थित है, यानी कि बिहार आपका इस क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ये जो है आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, तो ये बीच में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपका स्थित है। तो अगर हम बिहार की बात करें तो कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम वाले इलाके में, उत्तर पूर्व वाले इलाके में, ठीक है। तो अब अगला टर्म है आपका कि बिहार का संरचना कैसा है। अगर हम बिहार के संरचना की बात करें, यानी कि बिहार के स्ट्रक्चर की बात करें, तो एग्जैक्ट तो ये किसी भी संरचना से नहीं मिलता, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर से नहीं मिलता, लेकिन अगर थोड़ा सा इस क्षेत्र को इस वाले भाग को इससे मिलाएं, इस वाले भाग को इससे मिलाएं और इस वाले भाग को ऐसे करके मिला दें हम अगर, तो बिहार जो है आपका वो आयताकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, आयताकार। इसको ऐसे मिला देता हूँ, कैसा स्वरूप लेता है, आयताकार, या कह सकते हैं चतुष्कोणीय, यानी कि चार कोण, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी और एक इधर से भी, चार कोण है इसमें, यानी कि चतुष्कोणीय या फिर आयताकार कह सकते हैं इसे हम। तो बिहार की जो संरचना है वो आयताकार है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये बनता है एग्जाम में।
बिहार किस भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। और बिहार का नाम बिहार में बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान बिहार की संख्या ज़्यादा होने के कारण पड़ी। अब इसमें जो अगला पॉइंट है, सो सबसे पहले बता दूं आपको मैं, बिहार में कितने ज़िले हैं आपको सबसे पहले ये जानना होगा। तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38। अब ये 38 ज़िले जो हैं वो कहाँ पे हैं, इसकी स्थिति क्या है, इस बारे में आपको जानना होगा मैप के जरिए। ये जो मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है, आप ओरिजिनल मैप में भी देख सकते हैं कि बिहार की स्थिति कैसी है। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वाले भाग में यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, सबसे इधर पश्चिम वाले भाग में। उसके बाद जो है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, ठीक है, फिर सीतामढ़ी है, फिर मधुबनी है, फिर सुपौल है, फिर अररिया है, उसके बाद किशनगंज है। तो ये ऊपर वाला रो हो गया। ऐसे ही आपको बीच में, आपको नीचे में 4 रो दिख रहे होंगे, मतलब ऊपर वाला और नीचे का 4, इस चारों और एक पांचों को मिला दे तो 5 रो हैं पूरे बिहार के मैप में जिलों के। उस 5 रो को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से रो में कौन सा जिला आता है। तो ऐसे करके आप जिलों की स्थिति को याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बिहार के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के बारे में। ये अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या होता है, तो ग्लोब पे बिहार की क्या स्थिति है, ये आज हम समझेंगे। ग्लोब तो आप सब जानते होंगे, प्रिंसिपल के ऑफिस में हुआ करता था स्कूल में, जिसे हम लोग नचाया करते थे ऐसे, और वो गोल गोल घूमता था। तो देखिए, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में जानना है आप। तो मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये एक अर्थ है, अर्थ तो एक ही है दुनिया में। अब इस अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे कौन सा देश कहाँ पे है, क्या आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं उंगली दिखा के, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे? नहीं, उंगली दिखाना दूर की बात है, आप भले ही कितना भी उंगली दिखा के बोल दो यहाँ पे यहाँ पे है, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। क्या बता पाओगे कौन सा, मतलब ये नदी कहाँ पे बहती है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है? नहीं। तो वो जानने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए पृथ्वी पे 2 काल्पनिक रेखा खींची गई, 2 इमेजनरी लाइन खींचा गया, 2 इमेजनरी लाइन ड्रॉ की गई, ठीक है। कौन कौन सी? तो एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश रेखा और लॉन्गिट्यूड को कहते हैं देशांतर रेखा। तो पहले आप इसी दोनों में अंतर समझिए, फिर आप समझिएगा बिहार का देशांतर और अक्षांशीय विस्तार। देखिए, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड क्या होता है, तो लैटिट्यूड जो है वो पृथ्वी के सेंटर से वर्टिकली समझ रहे हैं आप, मतलब कि ऐसे देखिए, मान लीजिए ये जो है ये एक लैटिट्यूड लाइन है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गई हुई है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से गई हुई है, मतलब कि ये इस स्फीयर के डायमीटर पे खींची गई। डायमीटर जानते हैं ना, व्यास पे जो सबसे बड़ी रेखा होती है पूरे, मतलब ये सर्किल की बात करें या फिर स्फीयर की बात करें तो बीचों बीच से जाएगी तो सबसे बड़ी रेखा होगी ये। तो इस डायमीटर पे जो खींचा गया है लैटिट्यूड, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा, ठीक है, इसे कहते हैं हम विषुवत रेखा। ओके, अब ये विषुवत रेखा जो है ये एकदम बीचों बीच है। अब इसी विषुवत रेखा से वर्टिकली मतलब कि ये जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे बोलते हैं आप, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसे इमेजिनरी एक लाइन खींच रहा हूं मैं जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में हर डिग्री पर एक लाइन खींचा गया। मान लीजिए कि एक यहाँ से 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, या ऐसे ये जो है ये 1 डिग्री है, मान लीजिए कितना है 1 डिग्री, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री जहाँ पे आके टकराया ना, ऐसे गया होगा, तो इसी को ऐसे खींच दिया गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये बोला गया ये एक लाइन है, ये भी क्या है? लैटिट्यूड है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब 2 डिग्री पे लाइन खींचा जाएगा ऐसे करके, तो ये जो होगा ये क्या होगा? 2 डिग्री होगा। इस पे भी एक लाइन खींचा गया, इसे क्या कहते हैं? ये भी एक लैटिट्यूड है। ऐसे ही करते करते बताइए यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कितनी लाइन खींच ली जाएगी बताइए? 2, 3, 4, हर डिग्री पे एक लाइन खींच जाएगी, हर डिग्री पे एक लाइन खींच जाएगी। अंत में
90 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते 90 लाइन खींच ली जाएगी, ऊपर में खींच ली जाएगी ना हर डिग्री पे, मतलब वर्टिकल के रिस्पेक्ट में खींचा जा रहा है लाइन, लेकिन लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा है, और खींचा किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए ये जो है ये एक 2 लाइन है और 1 डिग्री है, 2 डिग्री, मान लीजिए 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जाएगा ये। तो एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, ऐसे समझ रहे हो, एक लाइन यहाँ पे, इसी को कहते हैं हम अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। ठीक इसी प्रकार नीचे में भी खींचा गया होगा, ऐसे करके नीचे में भी कितना खींचा जाएगा, 90, कितना 90, तो 90 और 90 कितने हो गए, 180, और बीच वाला जो है वो क्या में हो गया, एक और हो गया, तो टोटल अक्षांश कितना है, 181 है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी जो है ये कितना है, 111 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा आप। ये सब हालांकि आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, मैं आपको वैसे ही एक बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ मैं, ये ज्योग्राफी में आप पूरा डिटेल्स पढ़ोगे। अब देखिए आप लैटिट्यूड समझे क्या होता है, लैटिट्यूड मतलब एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी पे हॉरिजॉन्टली खींची गई है और हर एक डिग्री पे इस सेंटर के रिस्पेक्ट में, इस वर्टिकल लाइन को लेकर इस सेंटर के रिस्पेक्ट में हर एक डिग्री पर एक लाइन खींची गई है। और टोटल कितनी लाइन है, तो 90 ऊपर 90 नीचे और बीच में एक इक्वेटर, तो टोटल मिला के कुल कितनी अक्षांश रेखा है, 181। इक्वेटर भी एक अक्षांश रेखा है। अब अगर लैटिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो ये भी देखिए, मान लीजिए ये भी एक पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, तो देखिए ये भी एक सेंटर है। इस बार क्या किया जाएगा, इस बार भी एंगल बनाया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक ये है, इस बार भी एंगल बनाया जाएगा, लेकिन इस बार एंगल ऐसे बनाया जाएगा। मान लीजिए एक पृथ्वी पे एक बड़ा सा में हम लिया क्या लेते हैं, एक सर्किल खींचते हैं, ठीक है। ये सर्किल आपको लग नहीं रहा होगा, आप इसको अगर 3D के नज़र में देखोगे तो ये सर्किल है, मतलब ये सर्किल, आप बोलोगे सर्किल तो सर ऐसा होता है, ऐसा, जी हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन इसको आप लिटा दोगे तो ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना, दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसी को हमने ऐसे लिटा दिया है। तो देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए ये एक लाइन है, अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम कैसे वर्टिकली यहाँ पे खींच रहे थे, यहाँ वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री खींच रहे थे ना। इस बार हम वर्टिकल के रिस्पेक्ट में नहीं खींचेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में खींचेंगे। ये यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है, समझे। यहाँ पहले उस टाइम कैसा था, उस टाइम सीधा रेखा था ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री ले रहे थे हम। अगर आपको 3D की समझ होगी तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए तो अब इसके रिस्पेक्ट में पहला डिग्री यहाँ पे होगा ना, तो इसको क्या किया गया है, ऐसे मिलाया गया है, ऐसे यहाँ से, और इसी के रिस्पेक्ट में फिर यहाँ मिला दिया गया। इसको कहते हैं साउथ पोल, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। फिर दूसरी डिग्री यहाँ पे होगी, तो फिर यहाँ से एक लाइन आएगी, फिर यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, फिर तीसरी लाइन यहाँ पे आएगी, फिर चौथी लाइन यहाँ पे आएगी। तो ऐसे कर कर के आप सोचिए, ये यहाँ पर 90 डिग्री तक आएगा, फिर 90 डिग्री से आगे जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर इधर भी आएगा लाइन, देखिए ये लाइन फिर इधर भी आएगी, तो 180 और 90 कितना हो जाएगा, 270, और फिर इधर भी आएगा तो 270 और 90 360, मतलब कुल 360 रेखा ऐसी होगी, ऐसे ऐसे करके हर डिग्री पे एक लाइन है, हर डिग्री पे एक लाइन है, देख रहे हो, हर डिग्री पे एक लाइन है। देखो फिर से बता दूं, ये एक लेटा हुआ सर्किल है, समझे। अब लेटे हुए सर्किल में ये जो है ना, ये इस पॉइंट से, सेंटर से हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा है लाइन, मतलब मान लीजिए ऐसे है सर्किल, ऐसे सर्किल है, तो और ये आपका लाइन है ये वाला, ठीक है। ऐसे मेरे हाथ पे देखिए, 1 डिग्री यहाँ पे, 2 डिग्री यहाँ पे, तो ऐसे एक लाइन खींचा जाएगा गोल गोल, फिर 3 डिग्री यहाँ पे तो एक ऐसा लाइन खींचा जाएगा, फिर 4 डिग्री यहाँ पे तो फिर ऐसा एक लाइन खींचा जाएगा, फिर 5 डिग्री तो ऐसे लाइन खींचा जाएगा। ऐसे करते 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 360 डिग्री हो जाएगा, समझे। ये हाथ है ना, तो इस पे यहाँ पे 1 डिग्री है तो ऐसे एक लाइन, 2 डिग्री तो यहाँ से एक लाइन, ठीक है, ऐसे करके, फिर 3 डिग्री, समझ रहे हो आप। ऐसे पूरा कितना घूमेगा, ये पूरा 360 डिग्री घूमेगा। और यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमारा जो हाथ था ना ऐसे था, तो ऐसे खींच रहे थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक। 90 डिग्री में ही खत्म हो गया था हमारा ये पूरा लाइन। लेकिन इसको ऐसे करोगे तो पूरा 360 डिग्री घूमेगा और पूरे
पूरे पृथ्वी पे एक लाइन बना देगा ये, जो साउथ पोल नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल में मिल जाएगी। देखिए ये इस प्रकार है, जैसे आप गेंद खरीदने जाते होगे तो कैसे एक गेंद रखा रहता है बंद एक जालीनुमा स्ट्रक्चर में, पूरा ऐसे फंसा के। बहुत पहले हम लोग गेंद खरीदते थे प्लास्टिक वाली, तो वैसे एक जाली में रखा रहता था फंसा के। उसी प्रकार ये जो देशांतर रेखा है ना, पूरे पृथ्वी पे ऐसे जाल की तरफ फैली हुई है, गोल गोल गोल। तो ये अक्षांश और देशांतर है। तो देखिए अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक आपका उत्तरी अक्षांश ये वाला, और एक दक्षिणी अक्षांश ऐसे। देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे दो भागों में बांट दिया। और ये जो है आपका देशांतर जो है, ये आपको दो भागों में ऐसे बांटता है, ऐसे और एक ऐसे। तो ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो अब हम स्थिति कैसे समझते हैं किसी की, कि कितना कितना क्या है, नहीं है, अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है। तो देखिए अगर इक्वेटर लाइन किसी को दो भागों में बांट रही है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में, तो मान लो कोई चीज़ यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, तो वो दक्षिणी अक्षांश में है कि उत्तरी अक्षांश में, बताइए मुझे। यहाँ पे मतलब उत्तरी अक्षांश में है, और यहाँ से शुरू हुई और यहीं पे जाके खत्म हो गई, तो उत्तरी अक्षांश में ही शुरू हुई और उत्तरी अक्षांश में जाके खत्म हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप देखोगे अक्षांश रेखा जब कहीं लिखा रहेगा और दोनों में नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ, तो समझ जाओ ये उसी वाले में शुरू हुआ खत्म हो गया। मान लो कोई चीज़ यहाँ पे है, तो इसका अक्षांश क्या है, तो दक्षिण में ही शुरू हुआ है, दक्षिण में ही खत्म हो गया, समझे। तो इसका यहाँ पे देखोगे ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे साउथ, यहाँ पे भी साउथ लिखा रहेगा, तो ये आपका अक्षांश हो गया। मान लो कोई चीज़ यहाँ पे ऐसे है, मान लो ऐसे है, ऐसे करके है, तो ये शुरू कहाँ हुआ है, साउथ में, और खत्म कहाँ हुआ है, नॉर्थ में। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप साउथ देखोगे और यहाँ पे क्या देखोगे आप, नॉर्थ, समझे। यहाँ साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, क्योंकि इधर शुरू और खत्म हुआ है। तो अब ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतर विस्तार मतलब क्या हुआ, मान लो कोई चीज़ यहाँ पे है, तो बताइए ये पूर्वी देशांतर में है कि पश्चिमी देशांतर में है, पश्चिमी देशांतर में है। इसकी शुरुआत भी पश्चिम में हुई और ख़त्म भी पश्चिम में हो गया। कोई चीज़ यहाँ पे है, तो इसकी शुरुआत भी पश्चिम पूरब में हुई और अंत में पूरब में हुई, तो इसका देशांतर दोनों क्या होगा, पूरब वाला ही होगा, दोनों पूरब वाला होगा। अब मान लो कोई चीज़ यहाँ ऐसे है, तो इसका शुरुआत कहाँ हुआ है, पश्चिम में, खत्म कहाँ हुआ है, पूरब में। तो मतलब इधर आपका ये वेस्ट भी होगा और ईस्ट भी होगा, एक तरफ वेस्ट एक तरफ ईस्ट, मतलब इसका देशांतर जो होगा वो पश्चिम से पूरब की ओर होगा, समझे ना। तो ऐसा आपको अक्षांश और देशांतर मापा जाता है। तो अब अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार से पहले हमें इंडिया की बात करनी होगी। तो इंडिया जो है वो कौन से अक्षांश में है, तो इंडिया जो है आपका वो उत्तरी अक्षांश में, यहीं पे जहाँ पे मैंने ये लाइन बताया, ये बनाया था ना, ये इंडिया का ही स्थिति है, इंडिया यहीं पे है। तो बताइए मुझे, इंडिया जो है वो उत्तरी अक्षांश में है कि दक्षिणी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है। तो इंडिया की जो स्थिति शुरू भी होगी उत्तरी से ही और खत्म भी होगी उत्तरी से ही। और इंडिया के अंदर एक छोटा सा राज्य क्या है आपका, बिहार है। तो बिहार का अक्षांश भी नॉर्थ भी होगा, नॉर्थ में शुरू भी होगा और नॉर्थ में खत्म भी हो जाएगा। तो बिहार का अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ में है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ। और अगर देशांतर की बात करें, देखो ये कौन से वायु भाग में है, पूर्वी देशांतर में है ना, पूर्वी देशांतर में। तो पूर्वी देशांतर में है, तो देखो भारत ही पूर्वी देशांतर में है, तो बिहार भी पूर्वी देशांतर में होगा, ईस्ट से लेकर ईस्ट में ही है। तो यहाँ पे आपको 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर यहाँ पे 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट है। तो ये आपकी बिहार की अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है। आपको याद यही रखना है, ये वाला याद रखना है, एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। तो आप अक्षांशीय और देशांतर विस्तार समझ गए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिहार की चौहद्दी के बारे में, यानी कि बिहार का जो क्षेत्रफल है उसके चारों दिशाओं में कौन कौन से राज्य या कौन सा देश स्थित है और किस देश या किस राज्य से कितने जिले सीमा साझा करते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, कौन सा जिला झारखंड से सीमा साझा नहीं करता, ऐसे क्वेश्चंस। देखिए, अगर हम बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार के उत्तर में जो है वो क्या है आपका, नेपाल है। यहाँ पे आपका नेपाल है, ठीक है।
अब नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा, यही आपका पॉइंट है याद रखने वाला। ये तो एक क्वेश्चन बन ही जाएगा कितने जिले सीमा साझा करते हैं। अब कौन कौन सा करता है वो आपको जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ऐसे आपके 7 जिले एक रो में हैं। ये रो तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करके याद करना है मैप के जरिए। तो ये 7 जिले आपके एक रो में हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर एक आदमी आया तो पहुंचा सीतामढ़ी, फिर उसने बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ते हुए देखा तो मधुमक्खी की तरफ देखते रह गए, ऐसे करके टल से पोल से टकरा गया। किससे टकरा गया? पोल से। तो सुपौल, उसके मुंह से क्या निकलेगा? अरे भगवान, हे भगवान। भगवान तो किशन जी का नाम है ही। तो ट्रिक है, ऐसे देखिए, एक्टिंग करके बताता हूँ मैं। जैसे पूरब से पश्चिम जा रहा है आदमी, ऐसे करके टंग से चोट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मधुमक्खी की तरफ देख रहा था, तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? अरे भगवान, ऐसे करके। तो ये ट्रिक है। वैसे आप मैप के जरिए याद करोगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रिक आपको एग्जाम में काम नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए, तो ये 7 जिले आपके हो गए जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पूर्व में बात करें तो बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी भाग जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल स्थित है। और बंगाल से आपके कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें बोलेगा आपको कि कौन सा जिला ऐसा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसमें आपका हो जाएगा शिवहर, क्योंकि शिवहर जो है यह सीतामढ़ी के पास यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब सीतामढ़ी के पास स्थित तो है, लेकिन वो सीमा साझा नहीं करता है। लोगों को लगता है इसी रो में है तो ये भी करता होगा। तो ये आपको फंसाने वाला एक टर्म है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन में शिवहर ही रहता है। और पश्चिम बंगाल से भागलपुर सीमा साझा नहीं करता। यहाँ पे आपका भागलपुर स्थित है, वो सीमा साझा नहीं करता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें मैप के जरिए आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। झारखंड से कौन कौन सा सीमा साझा नहीं करता, कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो रोहतास, जो कि इधर है आपका, फिर आपका औरंगाबाद, फिर आपका गया, औरंगाबाद गया, फिर नवादा, फिर जमुई, फिर ऐसे आपका बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। आपको 8 याद रखना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश पश्चिम में है, तो उत्तर प्रदेश से कितने जिले? 8 जिले। इधर भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश से 8 जिला और झारखंड से 8 जिला, मतलब दक्षिण और पश्चिम में 8 जिले हैं, और पूर्व में 3 जिला ही है, और पश्चिम में और उत्तर में 7 जिला है। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा करता है? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज। ये 8 जिले आपके उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अब, कि बिहार की राजधानी क्या है, और राजधानी पटना है, पता होगा आपको। तो उस राजधानी के आसपास कौन कौन से जिले हैं जो उस राजधानी से सीमा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिहार के मैप से जुड़े कुछ और फैक्ट्स के बारे में जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है। तो बिहार के मैप की अगर बात करो तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है ये आपका किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज। ये आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है। ये बंगाल से सीमा साझा करता है। सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो कौन सा है? तो वो है कैमूर। पश्चिमी चंपारण मत बोलना, कैमूर है। कौन सा है? कैमूर। और सबसे उत्तरी जिला की बात करें तब पश्चिमी चंपारण होगा। तब कौन सा होगा आपका? पश्चिमी चंपारण। और सबसे अगर दक्षिणी जिला की बात करें तो वो है गया। कौन सा है? गया। तो ये आप याद रखिएगा। 4 जिले हैं, जो पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला आपका कैमूर, और उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जिला गया। सबसे नवीनतम जिला तो वो है आपका अरवल। ये सबसे नया जिला है, यानी कि सबसे रिसेंट में इसकी गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं बिहार की राजधानी की। तो बिहार की राजधानी की क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी पटना जो है ये मध्य में ऐसे स्थित है, यहाँ पे ऐसे, इसी के बीचों से गंगा नदी बहती है। तो बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 9 जिले। कौन कौन से? देखिए, जहानाबाद जो कि यहाँ पे स्थित है, अरवल जो कि यहाँ पे स्थित है, नालंदा जो कि यहाँ पे स्थित है, देख रहे हैं आप, लखीसराय जो कि यहाँ पे स्थित है, बेगूसराय, समस्तीपुर,
वैशाली, सारण, इसी का एक छपरा डिस्ट्रिक्ट, छपरा मतलब शहर है जो बहुत फेमस है, इस कारण सारण डिस्ट्रिक्ट को छपरा डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, और भोजपुर। तो ये आपके 9 जिले थे जो बिहार की राजधानी पटना से सीमा साझा करते हैं। अब और कुछ आंकड़े हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार से जुड़े कुछ आंकड़ों के बारे में जो आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बन के आते हैं और आप अक्सर गलती कर देते हैं कन्फ्यूजन के कारण। तो देखिए इसमें हम डिस्कस करते हैं। अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए, यानी कि बिहार का अगर देखा जाए कि कुल क्षेत्रफल कितना है इस पूरे बिहार का, तो वो है आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी या फिर वर्ग किलोमीटर। ओके, इस पूरे क्षेत्रफल का ये आंकड़ा है। अब भारत का ये कितना है भाग, मतलब भारत का कितना परसेंट क्षेत्रफल बिहार में है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2.86%, 2.86% ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का है, यानी कि पूरे भारत का क्षेत्रफल अगर 100% है तो 2.86% बिहार का है। और पूरे भारत के राज्यों से अगर बिहार की तुलना की जाए क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में, तो अगर रैंक देखा जाए तो बिहार का रैंक 12वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से कह सकते हैं हम। यानी कि सबसे पहले स्थान पे राजस्थान है, आपको पता है ना, तो सबसे पहले स्थान पे राजस्थान है, तो ऐसे अगर नीचे आएंगे तो 12वें स्थान पे बिहार का नाम आता है। ये जो बिहार का 12वां स्थान जो है क्षेत्रफल में, ये जो आंकड़ा है ये पहले 13वें स्थान पे होता था। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, जैसे मान लीजिए ये आंध्र प्रदेश है और ये आपका बिहार है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो आंध्र प्रदेश जब 2 जून 2014 को 2 भागों में बट गया, यानी कि एक तेलंगाना हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया, तो अब बिहार से बड़ा आंध्र प्रदेश तो था ही पूरा, लेकिन आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हुआ था वो भी बिहार के कंपैरिजन में बड़ा था। तो इस कारण ये बिहार जो है 12वें से 13वें स्थान पे चला गया था। लेकिन 2019 में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा इसका ख़त्म कर दिया गया और इसको 2 केंद्र शासित भागों में बांट दिया गया। तो ये राज्य है ही नहीं, और ये ऐसा राज्य था जो बिहार से क्षेत्रफल में बड़ा था, तो अब ये राज्य ही नहीं है। तो फिर से बिहार 12वें स्थान पे आ गया। करंट में अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही 12वां स्थान बताना, यही अभी है, ठीक है। अब देखिए, अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर लेते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में कौन सा है, तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण। पता है आपको, यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, ये वाला भाग जो है वो पश्चिमी चंपारण है, 5228 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है शिवहर। मैंने बताया था आपको, ये आपका सीतामढ़ी के पास बहुत ही छोटा जिला है शिवहर, इसका क्षेत्रफल है 443 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम जानते हैं कि बिहार की जनगणना यानी कि जनसंख्या कैसी है, कितनी है। तो बिहार की जो जनसंख्या है वो है आपका 10,40,99,452। खैर ये 2011 का सेंसस रिपोर्ट है, यानी कि 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के हिसाब से बिहार की जनसंख्या ये थी। और बिहार जो है जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में 3रे स्थान पे है। वहीं क्षेत्रफल के मामले में कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे, और जनसंख्या के मामले में 3रे स्थान पे है। मतलब जगह हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जनसंख्या खूब बढ़ाना है, ठीक है। ये हमारे बिहार के जो निवासी हैं, बिहार के जो वासी हैं, इनका मकसद है। अच्छा, जनसंख्या के मामले में जो है परसेंटेज में देखा जाए तो पूरे भारत का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है, या फिर बिहार की जनसंख्या है, बिहार के लोग हैं वो, पूरे भारत का 8.6%। ओके, और एक सबसे खास बात ये है, राज्य की बात ये है कि जनसंख्या घनत्व में बिहार सबसे पहले स्थान पे है, यानी प्रथम स्थान पे है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, उसमें कितने लोग रहते हैं,
उसके हिसाब से हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। जैसे भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 आदमी रहते हैं, एवरेज, मतलब एवरेज 17 आदमी रहते हैं। तो देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर पूरे चारों तरफ मिला दोगे तो उसमें 17 आदमी रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते होंगे। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो बिहार, सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अब एक और स्टैटिक पॉइंट है, आंकड़े वाला पॉइंट ये है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बिहार की। तो देखिए अगर मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, तो इससे बिहार की ज़मीन की ऊंचाई, ये मैदानी भाग की ऊंचाई जो है ये आपका 173 फीट है। और 173 फीट ऑप्शन में ना रहे तो क्या लगाना है आपको, 53 मीटर। मीटर में पूछेगा 53 मीटर, और फीट में 173 फीट, ठीक है, ये आप याद कर लेना। लंबाई चौड़ाई अगर देखा जाए तो क्या है, और एक और बात मैं बताना भूल गया आपको, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में किस जिले में है, तो वो पटना में है, 58,38,465। और न्यूनतम जनसंख्या जो है वो है आपका, ये आपका शिवहर में है, ये आपका शिवहर में है, कितना, 6,36,342। अब देखिए अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो बिहार की लंबाई यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये कितना है आपका, 342 किलोमीटर। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 345 किलोमीटर, आई एम सॉरी, 345 किलोमीटर, ऐसे याद रखिए 3, 4, 5। और जो कि उत्तर से दक्षिण है, नॉर्थ से साउथ। और चौड़ाई की बात करें तो ये आपका, ये पूरब से पश्चिम बात करें तो ये आपका 483 किलोमीटर। अगर आप लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध की पुण्यतिथि 483 BC है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिहार से जुड़े वर्तमान आंकड़ों के बारे में। फ्रीक्वेंटली आपके इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए है क्या इसमें, अगर बिहार से जुड़े वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बिहार राज्य में जिले कितने हैं। ये तो आपको पता है कि भारत में 28 राज्य है, और राज्यों को और अगर सब पार्ट में बांटा गया तो वो जिलों में बांटा जाता है। तो बिहार में जो है वो 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, ठीक है। अब अगर जिलों को भी अगर और आप सब पार्ट में बांटिएगा तो जिले जो हैं वो बढ़ते हैं आपके अनुमंडल में। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है, 101। और अनुमंडलों के अंदर ही उनके अधीन बहुत सारे प्रखंड होते हैं, जिसे अंचल भी कहते हैं या जिसे ब्लॉक भी कहते हैं। तो बिहार में ब्लॉक की संख्या कितनी है, 534। अच्छा, अब ये प्रमंडल क्या है भाई, तो प्रमंडल जो है हमारे बिहार में 9 है। अब ये होता क्या है, तो देखिए राज्य को सबसे पहले प्रमंडल में ही बांटा जाता है, और उस प्रमंडल के अधीन कुछ कुछ जिले सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। कि मान लीजिए बिहार में 9 प्रमंडल है, तो जैसे 9 प्रमंडल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, ये सब बताऊंगा आगे मैं आपको। तो जिस देखिए सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, ये तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। तो प्रमंडलों के अंदर जिले बांटे गए होते हैं, ठीक है। तो देखिए बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। अब देखिए कैसे कैसे कहाँ पे है सब समझाता हूँ मैं आपको। एक और बात पहले ये भी जान जाइए कि बिहार में पंचायतों की संख्या 8,406 है, और बिहार में पुलिस थाना कितना है, 853। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब समझिए प्रमंडलों का कैसे विभाजन किया गया है। हमें इस वाले टॉपिक में सबसे ज़्यादा यही पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि किस प्रमंडल में कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, ऐसे करके। तो देखिए बिहार की बात करें हम, तो आपको पता होगा कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, और वो आपको बिहार को 2 भागों में बांट देती है। इधर वेस्ट बंगाल है, ये इधर जाती है गंगा नदी। अब जो है ये जो बिहार को 2 भागों में बांटती है, तो ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी बिहार, और नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी बिहार, यानी कि साउथ बिहार। तो इस वाले भाग में 5 प्रमंडल हैं बिहार में, ओके। और इस वाले भाग में कुल 4 प्रमंडल हैं, ठीक है। इस वाले भाग में 4 प्रमंडल हैं।
अब इन्हीं प्रमंडलों की स्टडी करनी है आपको अच्छे से कि किस प्रमंडल में, किस कमिश्नरी में, इसे कमिश्नरी कहते हैं इंग्लिश में, किस कमिश्नरी में कितने जिले हैं और कौन कौन सा जिला है, कौन सा जिला किस कमिश्नरी में नहीं आता, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है कई बार। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर बिहार के प्रमंडलों के बारे में। अगर आप उत्तर बिहार के प्रमंडलों की बात करो तो सबसे पहले जानिए, इसमें सबसे पहला आपका सारण प्रमंडल है। इसमें कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। ये इस वाले भाग में, इधर वाले भाग में है, ठीक है। गोपालगंज, सारण और सिवान, ये 3 जिले इस सारण प्रमंडल में हैं। सारण जिले का भी नाम है और प्रमंडल का भी नाम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तिरहुत प्रमंडल की। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। ये आपका इधर वाला भाग हो गया, ये आपका हो गया तिरहुत प्रमंडल। तो इसमें आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली इसमें आता है, ठीक है। इसमें थोड़ा और नीचे तक ही आएगा, वैशाली भी इसमें आता है। तो ये आपका तिरहुत प्रमंडल हो गया। फिर हम बात करते हैं दरभंगा प्रमंडल की। तो दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा खुद, दरभंगा भी आएगा, और समस्तीपुर, ये वाला भाग है इसमें देखा जाए तो। फिर आपका एक कोसी प्रमंडल है। इसमें कौन कौन सा जिला आता है? तो इसमें आता है आपका सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। इसी के बगल में है ये आपका कोसी प्रमंडल, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। कोसी नदी आपको पता है, कोसी नदी के बहने के कारण ही इधर इस वाले इलाके को, इस वाले प्रमंडल को कोसी प्रमंडल नाम दिया गया है। फिर आपका पूर्णिया प्रमंडल, इसमें कौन कौन जिला है? तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये भी इसी वाले भाग में है। देखिए एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाया हूँ इस पर। अभी आपने देखा था कि कैसे उत्तर बिहार में 5 प्रमंडल यानी कि 5 कमिश्नरीज थी और किस कमिश्नरी में कितने जिले थे, मैंने आपको सबकी संख्या और सभी के नाम बता दिए। अब हम दक्षिण बिहार में कितने प्रमंडल हैं, किस प्रमंडल में कितने जिले हैं और कौन कौन सा जिला है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम दक्षिण बिहार की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 4 प्रमंडल है। कौन कौन सा प्रमंडल है तो देखा जाए तो सबसे पहले आपका मगध है। आपने अगर भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो ये नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो मगध है वो आज का जो गया वाला, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये वाला जो इलाका है उसी को कहते थे मगध। मगध में पहले पटना भी आता था, पुराने मगध में, हालांकि अब एक पटना अलग से कमिश्नरी है। तो ये मगध वही प्राचीन मगध है, उसी वाले इलाके को कुछ इलाकों को हटाकर तो कुछ और इलाकों को जोड़कर मगध कमिश्नरी नाम दे दिया गया है। इसमें कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा जिला है। सबसे पहले औरंगाबाद, ठीक है, गया जो कि बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला है, मैंने कल बताया था, नवादा, जहानाबाद, अरवल सबसे नवीनतम जिला, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका मगध कमिश्नरी, मगध प्रमंडल। अब बात करते हैं हम बिहार की राजधानी पटना किस प्रमंडल में है। तो पटना प्रमंडल में ही है और पटना जिला भी है। इसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा जिला है वो? तो कैमूर, आपको पता है इधर कैमूर रोहतास है, रोहतास, भोजपुर, इधर भोजपुर है, बक्सर, आपको पता होगा बक्सर की लड़ाई यहीं पे हुई थी 1764 में, पटना खुद और नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है, तो नालंदा जिला भी इसी पटना कमिश्नरी में आता है। अगला हम बात करें तो है मुंगेर आपका, इसमें 6 जिले आते हैं, इसमें भी 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और एक यहाँ पे और है, वो है आपका बेगूसराय, ठीक है। तो कुल मिला के 6 जिले आपके इस मुंगेर कमिश्नरी में आते हैं। लास्ट आपका भागलपुर, इसमें 2 ही जिले आते हैं। कौन कौन सा? भागलपुर और बांका। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सबसे कम जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बोलना है भागलपुर जिला। तो देखिए अब जो है अगला सेक्शन जो हमारा है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो सेक्शन है जो किसी राज्य की पहचान होती है, यानी किसी राज्य की, ये सारे समझिए पहचान ही तो है कि राज्य के प्रतीक क्या है, राज्य की भाषा क्या है, उसका राजकीय पशु क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर बिहार के प्रतीक के बारे में बात करें, यानी कि उसका जो प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो वो है आपका बोधि वृक्ष और उसके दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह है।
जैसे अगर भारत सरकार यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक का स्तंभ है सारनाथ वाला, जिसमें 4 शेर हैं, जिसमें 3 ही शेर दिखता है किसी भी दिशा से देखोगे तो। कहने का मतलब ये है, उसी प्रकार बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है, तो वो है आपका बोधि वृक्ष, जो दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह इसका रहता है, आप इमेज में देख सकते हैं। अब अगर राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा आपकी हिंदी है, क्योंकि बिहार एक हिंदी बोलने वाले लोगों का राज्य है, यानी कि हिंदी बोलने वाले यहाँ पे बहुसंख्यक है। कुछ हद तक यहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है, मिथिला वाले इलाके में यानी दरभंगा, मधुबनी, फिर ये सहरसा, सुपौल, इस सब इलाके में मैथिली भी बोली जाती है। फिर इधर पटना ज़िले के इधर वाले इलाके में मगधी बोली जाती है, और कुछ हद तक भोजपुरी भी बोली जाती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन सब भाषाओं में आपको हिंदी की झलक दिख जाएगी। तो चूँकि हिंदी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलने वाले लोग हैं हिंदी में, तो हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया। जब बिहार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था उसी टाइम की ये चीज़ें हैं। और अगर द्वितीयक राजकीय भाषा की बात करें तो ये उर्दू है। ये क्या है? उर्दू। अब अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो है आपका बैल, यानी कि ऑक्स। अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें तो वो ऑक्स है। ऐसा क्यों? तो चूंकि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और बैल भी एक मेहनती जानवर है, और बिहार में कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, अभी भी होती है, पहले तो और ज़्यादा होती थी। और कृषि के में एक बहुत ज़्यादा उपयोगी जानवर आपका बैल होता है। वर्तमान में जानवरों का बहुत कम उपयोग किया जाता है कृषि कार्य में, लेकिन ये बैल हमेशा से कृषि में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे कि अगर जुताई करनी है तो कृषि के साथ ये बैल के साथ किया जाता था। तो ये बैल जो है ना, ये मेहनत का प्रतीक है, और हमारे बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो कह सकते हैं हम बैल इसीलिए यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है आपका गोरैया। गोरैया, हालांकि इसकी संख्या बिहार में बहुत कम अब हो गई है, जिस कारण बिहार सरकार ने इसके संरक्षण के लिए भी कार्य करना शुरू कर दिया है। अब हम बात करें अगर राजकीय वृक्ष की, यानी कि स्टेट ट्री की, तो वो है आपका पीपल का वृक्ष। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर राजकीय प्रतीक की बात करें तो वो है बोधि वृक्ष, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में, मतलब बिहार में गौतम बुद्ध का जन्म तो नहीं हुआ, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ प्राप्ति हुई? तो बोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के पास, फल्गु नदी के पास, बोध गया में। तो अब मुझे बताइए, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई पेड़ हो सकता है क्या? इसीलिए उसे राजकीय प्रतीक बनाया गया। लेकिन पीपल जो है ये बहुत ही अच्छा पेड़ होता है हमारे जीवन के लिए। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यही पेड़ देता है। तो चूंकि ये बहुत ही अच्छा पेड़ है हमारे मनुष्य के लिए, यानी कि सजीव के लिए, लिविंग बीइंग के लिए ये बहुत ही हितकारी पेड़ है, इसीलिए इसको कह सकते हैं हम राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। राजकीय पुष्प की बात करें तो ये है गेंदा। क्या है? गेंदा। गेंदा देखिए, अगर आप बिहार में कहीं भी आ जाओ तो आपको गली गली में ये गेंदा का फूल दिख जाएगा। जब गेंदा का मौसम होता है तो बहुत सारे डिफरेंट कलर में, मोस्टली पीला होता है, ठीक है, गेंदा का फूल। अब राजकीय मछली की बात करें तो वो है मांगुर मछली, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप याद रखिएगा। और दो चीज़ें और बची हुई हैं, जैसे कि राजकीय प्रार्थना, स्टेट प्रेयर क्या है हमारा, तो वो है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ठीक है। और अगर पूछा जाए राजकीय गीत क्या है, यानी कि स्टेट सॉन्ग क्या है, तो वो है आपके मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन विहार। चूँकि बिहार कृषि बहुल क्षेत्र था, यानी यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी और अभी भी होती है, तो यहाँ से कृषि के उत्पाद बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे भारत के पूरे दूसरे राज्यों में, इसीलिए इसे कंठ आहार कहा गया है। और इसी कारण बिहार को सत सत वंदन किया जा रहा है। तो ये आप याद रख लेना। अब हम बात करते हैं बिहार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। देखिए, ये आपका लास्ट टॉपिक है बिहार के इंट्रोडक्शन का, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वाले टॉपिक को मैंने लास्ट में इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसके सारे डेट्स आपको बहुत ही अच्छे से याद करने होंगे। बहुत ही डिटेल से आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए,
सबसे पहली बात तो ये कि बिहार हमेशा से एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। अगर हम बात करें तो बिहार पहले पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा था। मान लीजिए ये अगर बिहार है तो पहले ये पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, यानी कि बंगाल वाले इलाके में आता था। ये आज का झारखंड मान लीजिए, और ये आपका आज का उड़ीसा, और ये आपका आज का बांग्लादेश। ये सारा का सारा एक ही था। इस सबको हम क्या बोलते थे? बंगाल बोलते थे। लेकिन जब भारत में ब्रिटिशर्स का शासन शुरू हुआ उस टाइम में 1905 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसके पीछे दो कारण थे। एक था अंग्रेजों का कारण जो उन्होंने दिया था, और दूसरा कारण था जो हम भारतीयों के हिसाब से बताया गया। अंग्रेजों का ऐसा कहना था कि देखिए बंगाल की जनसंख्या 78 मिलियन हो गई, यानी कि लगभग 8 करोड़ के आसपास हो गई थी। तो इतने बड़े क्षेत्र के प्रशासन को चलाना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसे क्या कीजिए, आप बांट दीजिए 2 भागों में। तो बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया सांप्रदायिकता के आधार पर, एक हिंदू और एक मुस्लिम। यानी कि हिंदू जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे, ऐसे बांट दिया, और मुसलमान जो है वो पूर्वी बंगाल में रहेंगे। इस बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों का यही कारण था कि हमारी जनसंख्या आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन भारतीयों ने ये कारण बताया कि चूँकि 1905 में भारत के जो लोग थे, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण चल रहा था। यह आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और यह चरण क्रांतिकारियों वाला चरण था। यानी कि इस टाइम क्रांतिकारियों द्वारा संघर्ष किया गया ब्रिटिशर्स से। और क्रांतिकारी तो जानते ही आप, वो क्या करते हैं, वो मतलब वायलेंस के साथ कोई एक्शन लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स इससे परेशान हो गए थे और बंगाल विभाजन कर दिया, क्योंकि बंगाल में ही सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग मौजूद थे, और सबसे ज़्यादा संघर्ष बंगाल में ही ब्रिटिशर्स को करना पड़ रहा था। तो बंगाल का विभाजन उन्होंने कर दिया। इस बंगाल विभाजन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। ये बंग भंग आंदोलन चलाए गए, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, ये सब हुआ। इस बीच में क्या हुआ, 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन से वहाँ के राजा जॉर्ज 5 आते हैं। कौन आते हैं? जॉर्ज 5, अपनी पत्नी मैरी के साथ। मेरी नहीं, इनकी मैरी, ठीक है। अब देखिए ये आते हैं भारत में, और इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर भारत में हंगामा क्यों हो रहा है। तो उन्हें पता चला कि भारत में ये बंगाल का विभाजन कर दिया गया है, जिस कारण यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। और आपको बता दूं मैं, बंगाल ही वो पहला जगह था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना एक प्रेसिडेंसी बनाया। मतलब बंगाल सबसे मजबूत स्थान था अंग्रेजों के लिए, जो इनकी गिरफ्त में पूरी तरीके से था, और ये अगर हाथ से निकल जाता तो दिक्कत था। इसीलिए ब्रिटेन के राजा यहाँ आते हैं, और उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है हम बंगाल विभाजन रद्द कर देते हैं। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके ही गुणगान में जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता गया, ये सब। तो 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार बुलाया गया, और इसी दिन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। चलो ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से, ये अब खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रशासन चलाने में तो अभी भी दिक्कत होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कारण बोला था कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ 78 मिलियन जनसंख्या हो गई है, तो बंगाल विभाजन होगा, लेकिन ऐसे सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं होगा, भाषा के आधार पर होगा। जैसे जो भाग बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों का है वो बंगाल रहेगा, और जो भाग हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों का है वो बिहार हो जाएगा। तो यहाँ से बंटवारा किया गया बंगाल का। इधर है आपका बंगाल, ये दोनों आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, और इधर था आपका बिहार, जिसमें आज का बिहार, झारखंड और उड़ीसा आते हैं। ये आपका बिहार का अलग बनाने की घोषणा की गई दिल्ली के दरबार में। अभी बंटवारा हुआ नहीं था, अभी घोषणा किया गया था। तो चूंकि ये इस दिन बिहार से जुड़ा फैसला लिया गया है, तो ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप याद रखिएगा कि बिहार के गठन की बात भाषा के आधार पर कब की गई थी, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में, शाही दरबार में, दिल्ली का शाही दरबार में, ठीक है।
अब देखिए, अब जैसे ही बिहार को अलग एक राज्य बनाने की बात हुई तो बिहार में फिर प्रशासन भी तो चलाना पड़ेगा, बिहार को एक अलग राज्य की तरह ट्रीट भी तो करना पड़ेगा। तो इन सब की तैयारी शुरू हो गई और फाइनली 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का अलग से गठन किया जाएगा। इसकी अधिसूचना यानी कि घोषणा कर दी गई कि फाइनली बिहार अब एक अलग राज्य बन जाएगा। बिहार अब अपने राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिहार अब एक राज्य बन सकता है, मतलब बिहार राज्य बनने के लिए एलिजिबल हो गया है, जिसमें उस टाइम बिहार, आज का झारखंड, उड़ीसा, ये तीनों शामिल थे। ये पूरा एक राज्य बनने वाला था अलग से, ठीक है। तो ये 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी की गई कि बिहार एक अलग प्रांत बन जाएगा जिसमें झारखंड, उड़ीसा आज के शामिल होंगे। तो इस अधिसूचना जारी होने के कारण इस डेट को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी दिन हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। तो आपको ये डेट भी याद रखना है, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। पूछा जाता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। अब इसी के कुछ दिन बाद जब बिहार की अधिसूचना तो जारी हो ही गई थी कि बिहार अलग राज्य बन जाएगा, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का फाइनली गठन कर लिया गया। बिहार एक अलग राज्य बन गया, लेकिन परिस्थितियां बदली। कुछ समय बाद क्या हुआ, देखिए, ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है इसमें उड़िया भाषा बोली जाती है, ठीक है। और जो बिहार झारखंड वाला क्षेत्र है इसमें हिंदी, मैथिली, भोजपुरी ये सब बोला जाता था, ठीक है। मगधी ये सब भाषा बोला जाता था। तो भाषा के आधार पर इनको भी समस्या हो रही थी, क्योंकि अगर भाषा ही समझ नहीं आएगी किसी इंसान की तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। आप बताइए मुझे, किसी ऐसे आदमी से बात करना कितना मुश्किल होता है जो आपकी भाषा ना जाने या आप उसकी भाषा ना जाने। बात तो बराबर ही हुआ, अगर आप उसकी भाषा नहीं जानते हैं हो सकता है वो भी आपकी भाषा नहीं जानता हो, तो नहीं कम्युनिकेशन हो पाएगा ऐसे में। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। फाइनली इसे भी बिहार से अलग कर दिया गया। अब बचा आपका सिर्फ बिहार और झारखंड। उड़ीसा को कैसे अलग किया गया, देखिए, उड़ीसा को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, या आप हिस्ट्री में पढ़ोगे या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है। ऐसे समझिए ये एक तरह का संविधान था जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, समय समय पे आता था संविधान। तो इसके अंतर्गत उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया गया। तो 1 अप्रैल 1936 को देखिए, उसी डेट पे, सेम डेट पे, 18 साल बाद, 18 साल होगा ना, नहीं 18 साल बाद नहीं होगा, 24 साल बाद बिहार को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब भारत जब स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद तो क्या तबाही मची सबको पता है। बंटवारा, लोगों का माइग्रेशन, खून खराबा, नृशंस हत्या, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि आपके भारत पाकिस्तान के बंटवारे में हुई। और फिर एक ऐसा दौर आ गया कि भारत को अब कैसे प्रशासनिक तरीके से चलाया जाए, कैसे लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। तो उधर संविधान बन रहा था और इधर संविधान बनने के बाद अब राज्यों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इस बात पर चर्चा हुआ। बहुत सारे आयोग आए, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना राय दिया, लेकिन फाइनली उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश फजल अली ने एक फजल अली के नेतृत्व में एक फजल अली आयोग का गठन किया गया। और उस आयोग ने यह फैसला दिया कि एक काम कीजिए, भारत में जितने भी राज्य हैं ना उसको भाषा के आधार पर बांट दीजिए। इससे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें तो कहीं ना कहीं तो राज्य बनाना ही है, तो भाषा के आधार पर बांट दीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इस भाषा बोलने वाले लोग दूसरे भाषा बोलने वाले राज्य में नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग क्या तमिलनाडु में नहीं जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। आर्टिकल 19D क्या कहता है, फ्रीली मूव आप कर सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब ये नहीं कि कोई घर में, किसी घर में घुस गए अपने मन से, ये तो गलत बात है। एक बात बोला हमें, कहीं भी हम जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं। तो ये फजल अली आयोग ने कहा कि आप भाषा के आधार पर बंटवारा कीजिए। तो बिहार का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि बिहार में इस पूरे भाग में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे। तो बिहार को अलग कर दिया गया, फिर से एक नए राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। हालांकि बिहार को अपने किशनगंज वाले इलाके में से कुछ हिस्सा
बंगाल को देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। और धनबाद वाला भी कुछ इलाका बिहार को बंगाल को देना पड़ा, मतलब कि उस टाइम के वेस्ट बंगाल को। ये तो बंगाल भी अब बांग्लादेश हो गया था, इधर बट गया था आज़ादी के बाद, मतलब पूर्वी पाकिस्तान हो गया था, यही बचा था आपका पश्चिम बंगाल। तो इसको यहाँ धनबाद वाला इलाका और किशनगंज वाला इलाका दिया गया। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 1956 के पुनर्गठन आयोग द्वारा बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसमें झारखंड शामिल था, आज का झारखंड। लेकिन फिर परिस्थितियाँ बदली। फाइनली 2000 में जब बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कह सकते हैं हम ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, जिसको लोग सैकड़ों साल तक नहीं भूलेंगे, हो सकता है उनके अच्छे कर्मों या फिर हो सकता है उनके बुरे कर्मों के कारण, लेकिन वो थे आपके लालू प्रसाद यादव। उनके समय में बिहार से झारखंड को एक अलग कर दिया गया, बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो इस बीच में जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ, इस समय 3 राज्य अलग बने थे। एक आपका छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, एक उत्तराखंड जो कि आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। वैसे एक और 9 नवंबर को वो दोनों राज्य अलग हुए थे, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। उसी साल एक ही बिल पेश किया गया था, इसी बिल में तीनों राज्य के अलग अलग निर्माण की बात कही गई थी। तो झारखंड भी अलग हो गया। तो फाइनली बचा हमारा ये बिहार, आज भी ऐसा ही है, ये सब अलग हो गया इससे। तो झारखंड जो है, हाँ एक और बात, झारखंड जो है उस समय के बिहार का, ये अगर इसको देखा जाए, इसको खाली ले लें इसे, तो उस समय के बिहार का 46% जमीन पे झारखंड के पास चला गया, और बाकी जो बचा आपका कितना बचा 54, हाँ 54% जो भूमि बचा वो आज बिहार के पास है। तो ये आपका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, चूंकि हमने बिहार का पूरा संघर्ष पढ़ा, बिहार कैसे अलग राज्य बना, ये सब पढ़ा, इसी में 2 और पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगर बिहार की बात आए और सच्चिदानंद सिन्हा की बात ना आए तो फिर गलत है। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था। ये उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है। आपको पता भी होगा जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था, फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सबसे उम्रदराज नेता थे, ठीक है। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, वो सब पॉलिटी का टर्म है। अभी आप इतना समझिए, ये इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, बिहार के पृथक राज्य बनाने में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, शुरू से ही बिहार के लिए कार्य करते रहे, और फाइनली बिहार एक अलग राज्य बन गया। इसीलिए हम इन्हें बिहार का निर्माता या बिहार का संस्थापक भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहार, तो आप बोलना सच्चिदानंद सिन्हा। वैसे बिहार का संस्थापक है कोई नहीं, बिहार एक अलग राज्य बना, लेकिन बिहार एक अलग राज्य बनाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, इसलिए इन्हें हम बिहार का संस्थापक कहते हैं। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, वो है महेश नारायण का। ये कौन है? तो देखिए, बिहार को अलग राज्य बनाने में इन्होंने भी बहुत योगदान दिया है, बिहार के लोगों को जागरूक किया है कि बिहार एक अलग राज्य बन सकता है। इन्होंने 1894 में बिहार टाइम्स नाम से एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी, और इसी न्यूज़पेपर में ये बिहार को अलग राज्य बनाने हैं तो लोगों को मतलब प्रोत्साहित करते थे इसी न्यूज़पेपर के द्वारा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तो अभी आपने क्या समझा? बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन।